हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज अभिलाषा क्लासेस आपके लिए लाए हैं नीट यूजी 23 के PYQs। तो सबसे पहले हम लोग बॉटनी के देखेंगे। ठीक है, तो बॉटनी के हम लोग सवाल देखते हैं कि नीट 23 में और किस तरीके के सवाल आए थे, और हम उनको एक तरीके कैसे सही तरीका होता है करने का, और क्या शॉर्ट ट्रिक जिनके थ्रू हम लोग जल्दी से जल्दी इफेक्टिवली जो है वो सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं नीट 23 के PYQs। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर देखते हैं कि अगर यहाँ पर बात करें तो पूछा गया है कि मूवमेंट एंड accumulation ऑफ आयन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब नॉर्मली अगर हम लोग बात करें पैसिव ट्रांसपोर्ट की तो हायर कंसंट्रेशन, या डिफ्यूजन की तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि यहाँ अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोला है, मतलब लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, और लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन अगर किसी भी मॉलिक्यूल को भेजना है, किसी भी मटेरियल को, सब्सटेंस को भेजना है, तो वहां पर एटीपी का खर्चा लगेगा। और जब एटीपी का खर्चा लगता है ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गोला किस में लगेगा? थर्ड वाले में। थर्ड वाले में। तो यहां पर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये बड़ा सा सिंपल सा सवाल यहां पर आया था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहां पर अमंग द इकोलॉजी से आया हुआ सवाल, अमंग द इवल क्वाड्रेट विच वन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। इवल क्वाड्रेट, चार रीजन होते हैं जो एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज के लिए इन्वॉल्व होते हैं। वो चारों इन्होंने नाम दिए, लेकिन उसमें से पूछ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्या है। तो एनसीईआरटी की अगर आप लाइन देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। यानी कि कोई भी अगर एरिया है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना, ठीक है, फॉर ह्यूमन पर्पस, और जिसके कारण क्या हो जाएगा? हैबिटेट लॉस हो जाएगा। तो वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल इन चारों में से कौन सा है? आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। इसलिए गोला किस में लगेगा? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में। तो ये इकोलॉजी से आया हुआ बड़ा ही सिंपल सा सवाल। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है यहां पर ये देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आया हुआ है वो हमको पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई करिए द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस एंड टेरिडोफाइट अमंग द फॉलोइंग। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट अमंग द फॉलोइंग। तो ये बहुत ही ज्यादा रिपीट हुआ सवाल और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। दो ही हैं, सिलाजेलेना एंड साल्विनिया। सिलाजेनेला एंड साल्विनिया। तो यहाँ पर आंसर जो चला जाएगा वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि सिलाजेलेना एंड साल्विनिया। ठीक है, सिलाजेनेला एंड साल्विनिया। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल आया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन pairs on same chromosome as a measure of a distance between gene to map their position on chromosome was used for the first time by। तो फर्स्ट टाइम किन ने यूज किया था? जीन जेनेटिक मैप बनाने का कोशिश किसने किया था? जेनेटिक मैप के बारे में किसने बताया था? तो आपने पता होना चाहिए, TH मॉर्गन के स्टूडेंट थे जिनका नाम था एल्फ्रेड स्टर्टेवेंट। इन्होंने क्या किया था? एल्फ्रेड स्टर्टेवेंट ने जेनेटिक मैप बनाया था कि कौन कौन से जीन कितनी कितनी दूर लोकेटेड है, उनकी लोकेशन हम लोग क्रोमोसोम में पता लगा सकते हैं। ये TH मॉर्गन के स्टूडेंट थे एल्फ्रेड स्टर्टेवेंट। इन्होंने जो है पता लगाया था कि जेनेटिक मैप की खोज की थी। जेनेटिक मैप यानी कि जीन्स कहाँ कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन जीन। तो इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। अब आप बात करेंगे सटन बोवेरी, तो इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी। हेनकिंग की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले
एक्स क्रोमोसोम को देखा था, एक्स बॉडी नाम दिया था, और टीएच मॉर्गन के बारे में आप जानते ही हैं, इन्होंने लिंकेज की डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एल्फ्रेड स्टर्टवेंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैसल्स इन द कॉर्न कॉब। अगर आपने 24 वाला वीडियो देखा होगा तो आपको यही क्वेश्चन डायग्राम बेस में मिला होगा, यही सवाल पूछा गया, बस वहां पर फर्क ये था कि डायग्राम था कॉर्न कॉब का, और यहां पर क्या कर दिया उन्होंने, सीधे पूछ लिया है। तो ये 24 में रिपीट हुआ। तो कॉर्न कॉब का जो टैसल होता है वो फेदरी होता है, फेदरी, ताकि वो ट्रैप कर सके किसको, फेदरी स्टिग्मा होता है जो ट्रैप कर सके किसको, पोलन ग्रेन को। तो यहां पर आंसर जो चला जाएगा वो आपका क्या चला जाएगा, टू ट्रैप द पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो टू ट्रैप द पोलन ग्रेन्स हो जाएगा। तो ये नीट 24 में भी आया था, 23 में भी आया। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो मैंने आपको बताया हुआ है, कभी भी आ जाए ये करेक्ट इनकरेक्ट, सबसे पहले करेक्ट पे कोला लगाएंगे। तो डेट्रीवोरस परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, अगर यहाँ पर ये बेसिकली पूछ रहा है डीकम्पोजिशन की स्टेप पूछ रहा है, डीकम्पोजिशन के बारे में बताया, तो आपको पता है डीकम्पोजिशन में जो स्टेप होती हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है, फ्रेगमेंट्स में तोड़ते हैं कौन, डेट्रीवोरस यानी कि अर्थवॉर्म। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, हमें करेक्ट पहचानना है, यानी कि ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। फिर द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, फर्दर डिग्रेड होगा माइक्रोब्स के द्वारा, किससे क्या बोलेंगे, मिनरलाइजेशन, और ये सही भी, ये बात भी सही है। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहां पर डेट्रेटस फूड चेन बिगिन विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बात बिल्कुल गलत है, लिविंग नहीं, यहां क्या होना था, डेड ऑर्गेनिज्म होना था। अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय प्रोसेस कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, यहां पर स्मॉलर पार्टिकल्स, अर्थवॉर्म क्या है, डेट्रीवोर्स, तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, फ्रेगमेंट्स में। लेकिन यहां पर अगर आप इसकी बात करोगे डेट्राइटस की स्मॉलर का उसमें, तो यहां पर ये पार्टिकल जो है ये कौन, एंजाइम्स तोड़ते हैं, वो किसके, फंगस और बैक्टीरियल एंजाइम तोड़ते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो यहां पर हमें देखना है कि ऑप्शन में ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी सही है, यानी कि आंसर क्या चला जाएगा, फोर्थ वाला, यानी कि गोला किस पे लगेगा, फोर्थ वाले पे। ठीक है, फोर्थ वाले पे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये सॉल्व करना था, तो इसके लिए आपको इसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए, प्रोसेस पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें, तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये भी फिर से क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसर्शन रीजन, एसर्शन रीजन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। एसर्शन रीजन, एसर्शन कह रहा है लेट वुड, लेट वुड हैज फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स विथ नैरो वेसल, बिल्कुल सही बात है, लेट वुड में क्या होता है, फ्यू जाइलरी एलिमेंट्स होते हैं, और वो कैसे होते हैं, वेसल उनकी नैरो होती है। ठीक है, अर्ली वुड की अगर बात करोगे तो वहां पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा जाइलरी में एलिमेंट्स होते हैं, और वेसल्स उनकी क्या होती है, वाइड होती है। कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर, बिल्कुल सही बात है, इसलिए फ्यू जाइलरी एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि असर्शन भी सही हो गया, रीजन भी सही हो गया, और रीजन बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसलिए आंसर आपका क्या चला जाएगा, फोर्थ वाला, यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर आंसर आपका चला जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, तो आपको ये सेकेंडरी ग्रोथ में पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सेल डिवीजन से आया हुआ, सेल डिवीजन से नेक्स्ट सवाल, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अकर्स एट विच सबस्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इन मियोसिस 1। ठीक है, तो प्रोफेज 1 में हमें पता है, प्रोफेज 1 की अगर बात करोगे तो वो सब स्टेजेस में डिवाइडेड होता है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। उसमें से कौन सी वाली सबस्टेज में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की अगर बात करेंगे तो जहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है वो कहां पर बनेगा, पैकीटीन में। तो यहां पर आंसर क्या चला जाएगा, पैकीटीन, पैकीटीन। तो पैकीटीन में जो है ये चीज होगी, इसलिए यहां पर
ये आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस, फिर से सेल डिवीजन का सवाल, इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। अब देखिए विच स्टेजेस ऑफ मियोसिस, आपको पता है सेंट्रोमियर, मियोसिस कितने, 2, कौन कौन से, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में इसके एनाफेज में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होता, डिवीजन होता है। आपको पता है मियोसिस 2 के ही एनाफेज 2 में जो है इसकी सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है। तो यहां पर ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा एनाफेज 2 जहां पर स्प्लिटिंग होती है, तो गोला किस में लगेगा एनाफेज 2 में लगेगा। तो राइट आंसर इज द एनाफेज 2। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल, बहुत ही बेसिक कॉमन सवाल है, ये आपको देखने को मिल ही जाएगा अदर पीवाईक्यूज में। नेक्स्ट अब बात करते हैं, ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट। आपको पता है अगर आपको डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है तो उस डीएनए आपको कहाँ मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। तो आपको बाहर की सारी चीजें, सेल वॉल अगर हो, सेल मेम्ब्रेन है कुछ अगर प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है, कुछ आरएनए के साथ एसोसिएटेड है, वो सब करने के बाद, डाइजेस्ट करने के बाद आपको अगर प्यूरिफाइड फॉर्म में अगर डीएनए चाहिए तो आप चिल्ड इथेनॉल डालते हैं तब जाके। तो यहां पर चिल्ड इथेनॉल डालने के बाद लास्ट में प्यूरिफाइड फॉर्म में क्या मिलने वाला है, डीएनए। तो आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए। ठीक है, तो डीएनए यहां पर आंसर होगा। चलिए बड़ा ही सिंपल सा सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कहां से आया हुआ है। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें तो नेक्स्ट सवाल जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से, लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर्स विद नेक्टर आर सीन इन। मतलब ऐसे फ्लावर जो बड़े हो, कलरफुल हो और सुगंधित हो, नेक्टर हो उनमें, तो ये सीधी सी बात है किसी को अट्रैक्ट करने के लिए। और ये किसको अट्रैक्ट किया जा रहा है, यहां पर इंसेक्ट यानी कि हनी बी। हनी बी को नेक्टर चाहिए, याद कीजिए फ्लोरल रिवॉर्ड्स चाहिए। तो फ्लोरल रिवॉर्ड्स किन इनमें से किस टाइप के प्लांट के लिए, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं को अट्रैक्ट करने की जरूरत है, कुछ रिवॉर्ड देने की जरूरत है, ताकि ये अब हम इनका काम जो है पॉलिनेशन यानी कि फ्लावर अपना काम निकलवा सके, यानी कि पॉलिनेशन करवा सके। तो इनको, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरल रिवॉर्ड्स। और ये किसके लिए होते हैं, अट्रैक्शन के लिए होते हैं। तो अट्रैक्शन किसको करना है, इंसेक्ट यानी कि बीज, हनी बीज वगैरह को। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या चला जाएगा, इंसेक्ट पॉलन। ठीक है, अगर नो एबायोटिक रहते हैं जैसे विंड और वाटर, तो वहां पर ये सारी चीजें फ्लावर में आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि एबायोटिक को अट्रैक्ट फ्लावर को नहीं करना है, वो होंगे ही नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कहां से आया हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, ये आया हुआ फाइटो हार्मोन से। स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन्स ऑन जुवेनाइल कॉनिफर्स helps in the hastening the maturity period that leads to early seed production। तो जुवेनाइल कॉनिफर्स के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है अर्ली सीड प्रोडक्शन करवाना है, तो इनमें से कौन सा हम लोग फाइटो हार्मोन डालेंगे। और आपको पता है एनसीईआरटी की लाइन से उठता हुआ सवाल, जिब्रेलिक एसिड जो है वो अर्ली सीड प्रोडक्शन के लिए हमें मदद करता है, अर्ली सीड प्रोडक्शन करवाता है। तो गोला किस में लगेगा, जिब्रेलिक एसिड में। ठीक है, तो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अगर देखें तो एक्साइल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। तो टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन में एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, तो उसका एग्जांपल आपको देखना है इनमें से किसमें है। तो अगर बात करें चाइना रोज की तो इसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। बीन्स की बात करें तो बीन्स में नहीं होगा, इसमें होता है मार्जिनल प्रेजेंटेशन, आगे का ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। टोमेटो की बात करें तो टोमेटो में भी होगा एक्साइल प्रेजेंटेशन, ये तो सही है। डायंथस की बात करें तो इसमें होगा प्री सेंट्रल, और पी में भी क्या होगा, मार्जिनल। तो ये भी कट गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है चाइना रोज, इसमें भी होता है, पिटूनिया इसमें भी होता है, लेमन इसमें भी होता है। यानी कि ये इकलौता ऑप्शन है जिसमें क्या होता है, तीनों में कैसा प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। बाकी हमको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए जो हमको गोला किस में लगेगा, थर्ड वाले में लगेगा। राइट आंसर इज थर्ड वाला। ठीक है, चलिए
तो ये एग्जाम्पल आपको मॉर्फोलॉजी में मैं बार बार कहता हूँ, एनिमल किंगडम मॉर्फोलॉजी एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल, कंपलसरी है। एग्जाम्पल है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं कहां से आया हुआ सवाल। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन, देखिए फिर से सेल डिवीजन से आया हुआ सवाल। यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहां होता है, कब होता है? आपको पता है इंटरफेज होता है जहां पर तैयारी होती है माइटोसिस से पहले या एम फेज से पहले। और ये जो इंटरफेस है ये 3 सब फेजेस में डिवाइडेड होता है, G1 गैप 1 एस सिंथेसिस और G2 फेज में। इसमें से डीएनए रेप्लिकेशन कहां होता है? एस फेज में होता है। तो इसलिए यहां पर आंसर क्या चला जाएगा? एस फेज चला जाएगा। यानी कि यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन कहां होगा? एस फेज में होगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एस फेज। तो यहां पर आपको ये याद ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, ये जो सवाल है कि हाउ मेनी एटीपी एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल के दौरान एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितना खर्चा लगेगा एटीपी और NADPH का? अगर आपने 24 वाला वीडियो देखा हो तो इसी टाइप का सवाल आया था, लेकिन उसमें कहा गया था कि एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के लिए कितने एटीपी खर्च होते। तो आपको पता है कि जो केल्विन साइकिल है उसमें एक ग्लूकोज बनाना है तो एक CO2 को 3 स्टेप में रिएक्ट करवा जाता है, CO 3 स्टेप से गुजरता है। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, फिर रिडक्शन, फिर रीजनरेशन। उसमें कितना खर्च होता है? अगर एक CO2 की बात करें, एक CO2 को फिक्स करना है तो कितना खर्चा होगा? अगर हम लोग ATP की बात करें तो 3 होगा, और NADPH2 की बात करें तो ये कितना होगा? ये होगा 2 होगा। तो अब ग्लूकोज में कितने मॉलिक्यूल? ग्लूकोज की बात करें तो कितने कार्बन का होता है ग्लूकोज? वो होता है 6 कार्बन का। तो 6 कार्बन के लिए एक CO2 कितने लगेंगे? 6 CO2 लगेंगे। तो यहां पर ATP कितने हो जाएंगे? 18, और ये कितने हो जाएंगे? 12। तो हमें ऑप्शन देखना है 18 ATP और 12 NADPH2 वाला, और वो है फर्स्ट ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि यही है सही। चलिए नेक्स्ट, तो इसी तरीके से जो है 24 में भी आया हुआ था सवाल। ठीक है, तो PYQs का बड़ा जलवा है नीट में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन जीन गन मेथड यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए टू होस्ट सेल माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ डैश मेटल आर यूज्ड। ये तो पेटेंट सवाल है, और हमें पता है कि जीन गन जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमको डायरेक्टली विदाउट वेक्टर यूज किए हुए अगर प्लांट सेल में डालना है तो हम जीन गन का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो मेटल यूज होता है वो होता है टंगस्टन और गोल्ड। तो यहां पर आंसर क्या चला जाएगा? टंगस्टन और गोल्ड। ठीक है, तो जीन गन। और माइक्रो इंजेक्शन अगर हम लोग यूज करते हैं तो वो किसके लिए होता है? एनिमल सेल के लिए होता है। चलिए, तो यहां पर ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ। नेक्स्ट, the thickness of ozone in a column of air in the atmosphere is measured in terms of। तो ओजोन को मेजर करने की यूनिट पूछ रहा है, तो आपने पता है DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, डॉप्सन यूनिट। तो डॉप्सन यूनिट जो होता है इसी में मेजर किया जाता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? डॉप्सन यूनिट। ठीक है, डॉप्सन यूनिट। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये मॉलिक्यूलर बेसिस से आया हुआ सवाल। unequivocal proof, undoubtable proof that DNA is the genetic material was first proposed by। तो आपने पता है यहाँ पर बड़े ही फेमस लोग हैं, हर्शी और चेज एक्सपेरिमेंट याद कीजिए, जहां पर इन्होंने बैक्टीरियोफेज को लिया था और कोलाई को लिया था। एक बैक्टीरियोफेज में क्या किया? सल्फर को रेडियो एक्टिव कर दिया। सल्फर को रेडियो एक्टिव कर दिया यानी कि बैक्टीरियोफेज किसका बना होता है? जेनेटिक मटेरियल और आपका प्रोटीन की कवरिंग। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड वो प्रोटीन बनाएंगे, तो वहां पर प्रोटीन क्या हो गया? रेडियो एक्टिव हो गया। और यहाँ पर DNA रेडियो एक्टिव, और एक तरफ क्या कर दिया? फास्फोरस को रेडियो एक्टिव कर दिया। तो वहां पर जेनेटिक मटेरियल उसका जो हो गया वो क्या हो गया? रेडियो एक्टिव हो गया। तो एक तरफ उनको रेडियो एक्टिविटी, अब
बैक्टीरियोफेज जब इन्फेक्ट करता है तो ई कोलाई के अंदर क्या जाएगा, उसका जेनेटिक मटेरियल जाएगा। तो ई कोलाई के अंदर अगर रेडियो एक्टिविटी मिल गई, मतलब जेनेटिक मटेरियल जो रेडियो एक्टिव था वो अंदर चला गया, मतलब वही जो होता है वो ट्रांसफर होता है। और जो प्रोटीन था वो बैक्टीरिया के बाहर मिला, यानी कि वो जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि अगर जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होता तो वो अंदर मिलता। तो ये बात किन्होंने बताई थी, हर्शी एंड चेज, जिसे हम फेमसली कहते हैं हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये बात, तो इसके बाद कोई डाउट नहीं। कोई भी चीज को हेंस प्रूव करना है तो रेडियो एक्टिविटी का सहारा लेते हैं, इन्होंने भी रेडियो एक्टिविटी का सहारा लिया और इस बात को हेंस प्रूव कर दिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन इक्वेशन इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आर का मतलब कहाँ क्या है, बड़ा ही सिंपल सीधी सी बात है कि भाई जीपीपी जो है, यानी कि कोई भी प्रोड्यूसर अपने लेवल पे या कंज्यूमर जो एनर्जी बना रहा है, उसको प्राप्त हो रही है या बना रहा है, उसे हम लोग जीपीपी कहते हैं। उसमें से कुछ एनर्जी वो खुद के लिए रखेगा, यानी कि अपनी प्रोसेसेस के लिए रखेगा, तो उसको उसके बाद जो बचेगी एनपीपी वो अगले को ट्रांसफर होगी अलग अगले ट्रॉफिक लेवल पे। तो ये आर जो खुद के लिए रख रहा है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है रेस्पिरेटरी लॉस। तो जो रेस्पिरेटरी लॉस उसको खुद के लिए रख रहा है उसको, उसका मतलब होता है आर, रेस्पिरेटरी लॉस। और यहां पर आंसर भी जाएगा आपका रेस्पिरेटरी लॉस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Next question, what is the role of RNA polymerase 3 in the process of transcription in eukaryote? यूकैरियोट की अगर बात करें तो उसमें तीन टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3। तो ये तीनों का काम जो है बटा हुआ अलग अलग चीजों को ट्रांसक्राइब करने का। तो यहां पर ये बोल रहा है आरएनए पॉलीमरेज 3 किसको ट्रांसक्राइब करता है। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो टीआरएनए, 5s आरआरएनए एंड एसएनआरएनए, यही है आंसर आरएनए पॉलीमरेज आपका 3 का। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज इन्हीं तीनों को ट्रांसक्राइब करता है। अगर सेकंड ऑप्शन देखें प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए को, तो भाई साहब ये तो आरएनए पॉलीमरेज 2 काम करता है। एचएनआरए का ट्रांसक्रिप्शन कौन करवाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ओनली एसएनआरएनए, एसएनआरएनए का तो करवाता है लेकिन ओनली एसएनआरएनए का नहीं कराता, तो ये भी क्या हो गया गलत। फिर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरआरएनए, ये तो पॉलीमरेज 3 नहीं करवाता, ये कौन करवाता है, आरएनए पॉलीमरेज 1 करवाता है, तो ये भी क्या हो गया गलत। तो अल्टीमेटली फर्स्ट ऑप्शन जो हमको पहले ही पढ़ने पे मिल गया था वही क्या है आंसर। ठीक है, वही है आंसर। तो आपको तीनों याद रखने हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 के किस किस चीज को ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। ठीक है, ऐसा ही मिलता जुलता सवाल आया था आपके 24 में। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है लाइट रिएक्शन, लाइट फेज में। ये कहाँ होती है, इनर यानी कि ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड में। और ये किससे एसोसिएटेड होती है, फोटोसिस्टम 2 से होती है। ठीक है, तो यहां पर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है या जो एलिमेंट है वो कौन सा है जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में लगता है, और वो है मैंगनीज। तो ये आपको याद रखना है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट या एलिमेंट लगता है, मैंगनीज। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज, तो आंसर जाएगा आपका मैंगनीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो आ गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से ताजा सवाल। In angiosperm, the haploid, diploid and triploid structure of fertilized embryo sac sequentially are. तो एम्ब्रियो सैक की अगर बात करें, एम्ब्रियो सैक की अगर बात करें तो ये जो होता है एंजियोस्पर्म का, ये होता है 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लियस होता है और 7 सेल्ड होता है, 7 सेल्ड होता है टिपिकल एंजियोस्पर्म का अगर एम्ब्रियो सैक की बात करें। इसमें अगर सेल की बात करोगे तो यहां पर ये दो तो होती है सिनर्जिड्स, और ये कैसी होती है हैप्लॉइड। ये होता है एग, ये भी कैसा होगा हैप्लॉइड। ये होते हैं एंटीपोडल्स, ये भी तीनों कैसे होते हैं हैप्लॉइड। बीच में क्या होता है
सेंट्रल, ये पूरा क्या है, सेंट्रल सेल, और इसके क्या है, 2 न्यूक्लियस है, ये क्या है, सेंट्रल, ये है क्या, सेंट्रल सेल, और इसमें 2 न्यूक्लियस होने के कारण ये n होता है। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए, अब आपको पहचानना है कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या है और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, अब पोलन ग्रेन आया, वो अपने साथ लाया मेल गैमीट, वो भी कितने, 2, मेल गैमीट 1, मेल गैमीट 2। मेल गैमीट 1 फ्यूज होगा किसके साथ, एग के साथ, और क्या बना देगा, जाइगोट। और ये जो जाइगोट बनेगा ये कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। और दूसरा मेल गैमीट किससे फ्यूज करेगा, सेंट्रल सेल के साथ, और ये बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और जो कि क्या होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। अब सवाल ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हैप्लॉइड स्ट्रक्चर पहचानिए, एंटीपोडल, सिनर्जिड, सिनर्जिड, चारों ऑप्शन नहीं। आगे बढ़ते हैं, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, सिनर्जिड, ये कट हो गया। जाइगोट, ये तो पक्की बात है। एंटीपोडल, ये भी कट गया। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इट इज एन ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, तो ये भी कट गया। अब आगे नहीं भी बढ़े तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला, यानी कि सिनर्जिड्स, जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है तो इस तरीके से जो है ये सवाल करना था, तो आपको एम्ब्रियो सेक की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब आइए, नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से आया हुआ सवाल, द फिनोमिनन ऑफ प्लियोट्रोपिज्म रिफर्स टू। बड़ा ही कंफ्यूजिंग सवाल होता है क्या, जब प्लियोट्रोपिज्म और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात आ जाती है। देखिए, प्लियोट्रोपिज्म मतलब जहां पर एक जीन जो है, सिंगल जीन जो है, वो क्या कर रहा है, बहुत सारे फिनोटाइपिक कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहा है, फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है, P1, P2, P3। और जब बहुत सारे जीन यानी G1, G2 और G3 इस तरीके से अलग अलग जीन एक ही फिनोटाइपिक कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं, तो कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, पॉलीजेनिक बोलते हैं, प्लियोट्रोपिक। तो अब देखिए, प्रेजेंस ऑफ 2 एलील ईच ऑफ 2 जीन कंट्रोलिंग अ सिंगल ट्रेट, गलत बात हो गई। अ सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, यही तो होता है प्लियोट्रोपिज्म, और यही है आपका आंसर। इसकी अगर बात करेंगे तो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है फिनाइल कीटोनूरिया। इसकी अगर बात करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, तो वहां पर आपको ह्यूमन स्किन कलर जो है वो एग्जांपल दिया जा सकता है। तो आपको ये हमेशा एक जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है, ये आपको क्लियर कट रहने चाहिए, प्लियोट्रोपिज्म और पॉलीजेनिक। जब इस टाइप का सवाल आता है तो बच्चा इसी में कंफ्यूज होता है कि प्लियोट्रोपिज्म क्या था, पॉलीजेनिक क्या था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, तो अच्छे से पढ़ेंगे तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन, ATP इज यूज्ड एट 2 स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस, बिल्कुल सही बात है। ग्लाइकोलाइसिस जो है यूनिवर्सल साइकिल 10 स्टेप, जिसमें ग्लूकोज टूट के क्या बनता है, पायरुवेट बनता है, ये 10 स्टेप रिएक्शन है। इसमें से 2 स्टेप में ATP का खर्चा होता है, ये बात तो बिल्कुल सरासर सही है। रीजन दे रहा है, फर्स्ट ATP इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जाहिर सी बात है। दूसरा, सेकेंड ATP इज यूटिलाइज इन कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। तो फर्स्ट स्टेप तो ये है और ये थर्ड स्टेप है, और फर्स्ट और थर्ड स्टेप में ही तो जो है ATP का कंजम्पशन होता है। यानी कि ये जो असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और रीजन जो है वो असर्शन को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन या A। ठीक है, तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर जाएगा A and R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विथ आयोडीन बिकॉज। तो यहां पर आयोडीन टेस्ट कह रहे हैं कि सेलुलोज जो है आयोडीन टेस्ट नेगेटिव देता है, बिल्कुल सही बात है। उसका रीजन क्या होता है, सीधी सी बात है कि स्टार्च जो है
वो आयोडीन टेस्ट क्या देता है, पॉजिटिव देता है, यानी कि ब्लू कलर देता है। क्यों देता है? क्योंकि स्टार्च में क्या होता है, हेलिकल या हेलिक्स होता है, इस तरीके से कुछ स्टार्च होता है। तो ये जो हेलिक्स बन रहा है इसमें क्या होता है, आयोडीन होल्ड हो जाता है, जिसके कारण जो है ब्लू कलर आता है। अब सेलुलोज की बात रहेगी तो सेलुलोज में ये हेलिक्स जो है ये नहीं होता है, तो ये इट कांट होल्ड आयोडीन। अब ऑप्शन में देखते हैं, इट इज अ हेलिकल मॉलिक्यूल, नहीं भाई, it does not contain complex helices and hence cannot hold iodine in molecule। बिल्कुल सही बात है, अगर आयोडीन मॉलिक्यूल होल्ड कर लेगा तो वो दे देगा आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव, तो यहाँ पर आंसर हमारा चला जाएगा सेकंड। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर ये सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट फिर से फाइटो हार्मोन से, बड़ा ही फेवरेट। विच हार्मोन प्रमोट्स इंटरनोड या पिट्यूल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस। राइस में पिट्यूल का इलोंगेशन, और जब इसका इंटरनोड या पिट्यूल का इलोंगेशन होगा तो उसकी लीव जो है वो वाटर के सरफेस के ऊपर रहेगी, यानी कि इसीलिए वो पूछ रहा है कि इंटरनोड इलोंगेशन जो है वो कौन करवा रहा है राइस में, और हमें पता है वो कौन है, इथाइलिन। एनसीईआरटी की लाइन उठ के आई हुई कि इथाइल जो है कि यहाँ पर इंटरनोड इलोंगेशन डीप वाटर राइस में कौन करवाता है, तो हमें पता है वो इथाइलिन करवाता है, और उसकी लीव्स जो है वो सरफेस के ऊपर आ जाती है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं। नेक्स्ट EST एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स रेफर्स टू। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से आया हुआ सवाल। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जब उनको पूरा जीन जो है बनाना था, ठीक है, तो उनके पास दो अप्रोच थे। एक तो था EST। EST में क्या होता है, जो भी एक्सप्रेस्ड होने वाला जीन है या जो भी एक्सप्रेस्ड होगा किस फॉर्म में, mRNA के फॉर्म में, RNA के फॉर्म में, उसको बस सीक्वेंस कर लिया जाए। और एक तो पूरा था, पूरा का पूरा जीनोम जो है सीक्वेंस कर लिया जाए, जिसे हम बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। तो उसमें से EST के बारे में पूछ रहा है कि EST का मतलब मतलब क्या है। तो आइए पढ़ते हैं। ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस एज प्रोटीन। भाई जीन सीधे सीधे प्रोटीन तो एक्सप्रेस नहीं होता, mRNA बनना पड़ेगा। ऑल जीन वेदर एक्सप्रेस्ड और अनएक्सप्रेस, ये तो गलत बात है, ये तो सीक्वेंस एनोटेशन हो गया हमको। लेकिन क्या पूछा है, EST, सीक्वेंस एनोटेशन तो नहीं पूछा है। सर्टेन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस जीन, नहीं। ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस एज RNA, बिल्कुल सही बात है, और उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। तो उनके पास एक अप्रोच क्या थी, जो भी जीन एक्सप्रेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ RNA उनको हम लोग जो है सीक्वेंस कर लें, उसी को उन्होंने नाम दिया एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल का आंसर जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर बात करें तो अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टेन्ड विद इथिडियम ब्रोमाइड विल शो। जब इथिडियम ब्रोमाइड से हम लोग जो है डीएनए को स्टेन करेंगे और साथ ही साथ उसमें यूवी लाइट का छिड़काव करेंगे, यूवी लाइट का एक्सपोजर करेंगे, तो वहां पर आपको किस कलर का देखने को मिलेगा। और ये तो बड़ा ही पेटेंट सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ब्राइट ऑरेंज कलर। शायद ही कोई बच्चे ने ये गलत किया होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्राइट ऑरेंज कलर, और ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो ब्राइट ऑरेंज कलर का। तो डीएनए को देखना है तो इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे, यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में, एक्सपोजर में, आपको डीएनए जो है वो कैसा दिखेगा, ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखेगा, ब्राइट ऑरेंज कलर दिखेगा। ठीक है, इसको याद करने का एक तरीका भी है, एनसीईआरटी में जो है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए के टुकड़े बने हुए हैं, अगर ढंग की प्रिंट हुई है एनसीईआरटी तो आपको दिखेगा वो इसी ब्राइट ऑरेंज कलर के हुए। कई एनसीईआरटी ढंग से प्रिंट नहीं होती तो वो कलर नहीं समझ में आता है, तो आपको याद रखना है कि उसमें जो टुकड़े दिख रहे हैं वो कैसे कलर के हैं, ब्राइट ऑरेंज कलर के। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है याद रखने का। देखो तरीका कुछ भी हो, अपना काम क्या है, आंसर सही लगाना, बात खत्म। कैसे भी, बाय हुक और बाय क्रुक, आंसर सही होना। ठीक है, द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट वाज हेल्ड ऑन रियो डी जेनेरियो, यानी कि ब्राजील, इन द ईयर। अब ये फैक्ट बेस है, इसको याद करना ही पड़ेगा कि 1992 में जो है ये अर्थ समिट हुई थी, कहाँ पर, रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर ब्राजील में। और इसमें बात हुई थी बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल बेनिफिट्स ऑफ इट। सस्टेनेबल बेनिफिट्स के बारे में बात हुई थी, बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल बेनिफिट्स के बारे में बात हुई थी। ठीक है, तो इस कॉन्फ्रेंस में जो है ये
कहाँ हुई थी? ब्राजील, रियो डी जेनेरियो, 1992, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल बेनिफिट्स, इस बारे में बात हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिएक्शन सेंटर फोटोसिंथेसिस से आया हुआ। द रिएक्शन सेंटर इन PS2 हैज एन अब्सॉर्प्शन मैक्सिमा एट, मैक्सिमा यानी कि ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा पीक पे अब्सॉर्प्शन किस वेवलेंथ की होगी। तो नाम जब PS2 है तो हमें पता है 680 नैनोमीटर, और यहीं पर PS1 होता तो उसमें जो क्या होता है 700 नैनोमीटर का रिएक्शन सेंटर होता है, और रिएक्शन सेंटर किससे बनता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर जाएगा फोर्थ वाला, यानी कि 680 नैनोमीटर। ठीक है, और क्या खास बात होती है PS2 के बारे में? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इसी से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, चलिए तो यहां पर आंसर जाएगा 680 नैनोमीटर। नेक्स्ट असर्शन रीजन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, प्लांट किंगडम से आया हुआ assertion, the first stage of gametophyte in the life cycle of moss is protonema। बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट स्टेज क्या होती है? प्रोटोनीमा होती है। फर्स्ट स्टेज प्रोटोनीमा होती है। प्रोटोनीमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर प्रोड्यूस इन कैप्सूल, ये बात भी सही है। प्रोटोनीमा किससे बनता है? स्पोर से। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है लीफी स्टेज, जो कि किससे बनती है? प्रोटोनीमा से बनती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, यानी कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है असर्शन को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए आंसर चला जाएगा फोर्थ, assertion and our reason is correct and is the correct explanation। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टिश्यू कल्चर से। आइए, बायोटेक से सवाल। इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीफ मीजोफिल सेल्स आर पुट इन अ कल्चरल मीडियम to form callus। this phenomena may be called as। अब देखिए, टिश्यू कल्चर में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट के एक टुकड़े को उठाते हैं जिसे हम बोलते हैं एक्सप्लांट, उसको हम लोग कल्चर मीडिया में देते हैं, जिसके कारण वो जो है ग्रो करके एक नया प्लांट बना लेता है। ठीक है, तो जब हम एक्सप्लांट एक टुकड़ा लेते हैं, अब यहाँ पर वो क्या टुकड़ा है? मीजोफिल सेल लिया हुआ है। मीजोफिल सेल आपको पता है क्या होती है? पैरेनकाइमा की बनी होती है, और पैरेनकाइमा आपको पता है इट इज अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक से डिफरेंशिएट होके, यानी कि जो सेल डिवीजन की एबिलिटी है वो लूज करके परमानेंट टिश्यू बना और पैरेनकाइमा वही मीजोफिल बना है। अब ये मीजोफिल सेल से क्या बनता है? कैलस बनता है, और कैलस क्या होता है? एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल टिश्यू होता है, जो कि क्या करता है? पूरे प्लांट को ग्रो करने की क्षमता रखता है, जैसे जस्ट लाइक स्टेम सेल। तो कैलस के पास अब डिवीजन करने की क्षमता आई, परमानेंट से वो वापस से मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट हो गया, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन, और यही डी डिफरेंशिएशन जो है सवाल में पूछा गया है, और इसका आंसर क्या चला जाएगा? डी डिफरेंशिएशन। ठीक है डी डिफरेंशिएशन, अगर आप देखेंगे तो नीट 24 में भी जो है इसी तरीके का सवाल आया था डी डिफरेंशिएशन लेके। ठीक है, तो डी डिफरेंशिएशन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से आया हुआ। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, endarch and exarch are the term often used for describing the position of secondary xylem in the plant body। ये क्या बात बोल दी भाई साहब आपने? हमें तो पता है एंडार्च और एक्जार हम लोग प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, और प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम क्या है? फर्स्ट फॉर्म, दोनों प्राइमरी जाइलम है। अगर फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम की बात करोगे तो प्रोटोजाइलम, लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम की बात करोगे तो मेटाजाइलम। यहाँ पर तो वो प्राइमरी, प्रोटो तो छोड़ो, यहाँ पर वो सेकंड प्राइमरी जाइलम भी कंसिडर नहीं कर रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया? सरासर गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सार्च कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ रूट सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। अगर आप रूट की बात करोगे तो वहां पर आपको जो अरेंजमेंट है वो कैसा मिलने वाला है? एक्सार्च। और स्टेम की बात करोगे तो वहां पर आपको क्या मिलने वाला है? एंडार्च। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आपका आंसर चला जाएगा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू करेक्ट, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन। तो गोला किस में लगेगा? थर्ड ऑप्शन में लगेगा, क्योंकि सही आंसर क्या है? थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो ये भी सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले करेक्ट पे गोला लगाएंगे। लेंटिसेल्स आर द लेंस शेप्ड ओपनिंग परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बिल्कुल सही बात है। तो लेंटिसेल जो होते हैं वो बार्क में प्रेजेंट होते हैं, लेंस शेप ओपनिंग, ताकि गैसेस एक्सचेंज परमिट कर सके, जैसे स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, वैसे बार्क फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड हार्ड बार्क। बार्क की अगर बात करें, ठीक है, तो बार्क फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड हार्ड बार्क। यहां पर जो है अर्ली जो सीजन में बनता है उसे हम लोग हार्ड बार्क कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी यहां पर। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट देखिए, बार्क इज अ टेक्निकल टर्म। गलत बात, यहां पर नॉन टेक्निकल टर्म होता है बार्क। ठीक है, बार्क इज अ नॉन टेक्निकल टर्म। ठीक है, नॉन टेक्निकल टर्म। तो यहां पर ये चीजें भी आपकी गलत हो गई। बार्क रेफर टू सेकेंडरी प्राइमरी डायमंड सेकेंडरी फ्लोएम, ये बात भी सही है, हाँ ये भी सही। ठीक है, एंड फेलोजन इज सिंगल लेयर। गलत बात, मल्टी लेयर, मल्टी लेयर, मल्टी लेयर। तो अब यहां पर अगर बात करें तो यहां पर हमको जो है दो स्टेटमेंट जो है वहां पर आपको सही भी दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जो बी है और यहाँ पर ये जो सी है वो भी आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपका होगा। तो यहाँ पर बार्क फॉर्म अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड हार्ड बार्क, ये गलत है। ठीक है, ये सॉफ्ट बार्क है, सॉफ्ट बार्क है। तो यहाँ पर आपका ए और डी जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा फर्स्ट वाला, ए और डी। ठीक है, थोड़ा सा तो आपका बी, सी और ई जो है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, मैचिंग। मैच द लिस्ट विथ लिस्ट टू। यहाँ पर आप देखेंगे फेज वाइज दिया हुआ है डिवीजन। ठीक है, अब यहाँ पर एम फेज की बात करते हैं। एम फेज यहां पर से अगर आप मैच करेंगे तो देखेंगे एम फेज इक्वेशनल डिवीजन, सीधी सी बात है। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर आफ्टर डिवीजन डॉटर सेल में सेम रहते हैं पेरेंट सेल के मुकाबले। ठीक है, तो यहाँ पर ए का तो आप मैच हो जाएगा फोर्थ। तो क्या हम लोग देखते हैं ऑप्शन के सहारे कुछ हो पाता है क्या? तो दो ऑप्शन तो हमारे यहाँ कट गए, दो ऑप्शन तो हमारे कट गए। यानी कि अब जो कहानी है फर्स्ट और सेकंड में। जी टू फेज, जी टू फेज, जी टू फेज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैच होगा फर्स्ट वाला यानी कि प्रोटीन आर सिंथेसाइज। तो जी टू का यानी कि जी टू फेज यानी कि बी का क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं बी का वन हो जाएगा तो ऑप्शन फर्स्ट कट जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड वाला, सेकेंड वाला। और भी तसल्ली है तो सी का भी मैच कर लेते हैं। सी क्विसेंट स्टेज, इनएक्टिव फेज, इनएक्टिव इन द टर्म्स ऑफ डिवीजन, लेकिन मेटाबॉलिकली की बात करें तो वो एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ भी सी का टू हो जाएगा। और फिर बात करें डी का तो डी का हो जाएगा थ्री। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड वाला हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से मैचिंग करनी थी आपको। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? सीधी सी बात है, करेक्ट। करेक्ट किसके बारे में? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो दिस ऑर्डर वाज डिस्कवर्ड बाय लैंगडन डाउन। गलत बात है, ये तो डाउन सिंड्रोम की बात हो गई, ये तो डाउन सिंड्रोम की बात हो गई। Such an individual has overall masculine development, however the feminine development is also expressed. सीधी सी बात है, क्योंकि क्रोमोसोम क्या होंगे? XXY होंगे। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर्ड। गलत बात, ये भी आपने डाउन सिंड्रोम के बारे में बात कर दी। फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। गलत बात, ये भी आपने किसके बारे में बोल दी? डाउन सिंड्रोम। सच इंडिविजुअल आर स्टेराइल, ऑब्वियसली ये दे आर स्टेराइल। यानी कि इसमें से दो सही होंगे, यानी कि कौन कौन सा? बी और ई। और ऑप्शन अगर आप देखेंगे सेकंड वाला तो आपको मिलेगा करेक्ट में बी और ई। तो यहाँ पर आप गोला भरेंगे किसमें? बी और ई में, क्योंकि करेक्ट क्या है? बी और ई। इस तरीके से जो है आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल। स्टेटमेंट वन, गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing for the same resources cannot coexist indefinitely and
कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। सीधी सी बात है। ये नीट 24 में भी इस तरीके का सवाल आया हुआ था कि अगर गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करें तो अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो दो स्पीसीज compete करेगी उस लिमिटेड रिसोर्स के लिए, और एक स्पीशीज जो है वो उसमें सुपीरियर निकल के आएगी, और एक जो है जो अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगी रिसोर्स को, और जो नहीं कर पाएगी उसे हम बोलेंगे इंफीरियर स्पीशीज। यानी कि दो जो है और एक उनमें से एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन हर्बीवोरस। ये बात तो बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। कार्निवोरस ज्यादा नहीं इफेक्ट होते, हर्बीवोरस ज्यादा इफेक्ट होंगे, क्योंकि उनके पास लिमिटेड फूड चॉइसेस हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। कार्निवोरस को तो कैसा है कि मान लो कि अगर एक ऑर्गेनिज्म पे फीड करता था, वो नहीं अवेलेबल है तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड कर लेगा, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड होते हैं हर्बीवोरस, तो इसलिए जो है ज्यादा इफेक्ट किसको देखने को मिलता है, हर्बीवोरस को। ठीक है, तो कार्निवोरस ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट नहीं होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। यानी स्टेटमेंट 2 गलत है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ये आपको याद होना चाहिए कि राइबोसोम जो है, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, और इसका आंसर जाएगा 80। तो 80 से याद रखना राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 80। तो ये फैक्ट बेस्ड सवाल, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर केमीऑस्मोसिस। अब ये केमीऑस्मोसिस क्या होता है, यानी कि मूवमेंट ऑफ एन आयन थ्रू अ मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन या फ्रॉम आयनिक ग्रेडियंट, इस केस में प्रोटॉन ग्रेडियंट, थ्रू अ मेम्ब्रेन टू फॉर्म एटीपी इज नोन एज केमीऑस्मोसिस। तो मूवमेंट हो रहा है कहां से, मेम्ब्रेन से, किसका, प्रोटॉन का। ठीक है, कहां से कहां, ग्रेडियंट के अलोंग, और किस पर्पस के लिए, एटीपी। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें चाहिए इस मूवमेंट के लिए, जो जो चीज बोली गई है वही वही चीज चाहिए। तो मेम्ब्रेन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। प्रोटॉन पंप चाहिए, चाहिए। प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, चाहिए। एनएडीपी सिंथेस ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमें क्या बनाना है, एटीपी बनाना है। तो यहां तक तो ठीक था, एनएडीपी सिंथेस नहीं चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ये ऑप्शन को खत्म कर दिया जाए। नेक्स्ट, प्रोटॉन पंप चाहिए, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट क्या करेंगे, बाकी ये पूरा ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन पंप चाहिए, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं चाहिए, खेल खत्म। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा लास्ट, मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, एटीपी सिंथेस चाहिए, ये चारों चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। तो गोला किस में लगेगा, फोर्थ वाले में लगेगा। ठीक है, तो आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नॉट करेक्ट में गोला लगाएंगे। Algal blooms caused by excess of organic matter in water improve water quality and promote fisheries। ये क्या बात हुई भाई कि एल्गल ब्लूम जो है एक्सेस ऑर्गेनिक मैटर कराते जिसके कारण वाटर क्वालिटी इंप्रूव होगी और फिशरी प्रमोट होगी। ये बात तो सरासर गलत है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही हमको क्या मिल गया, आंसर मिल गया। फिर भी हम लोग जो है तसल्ली के पढ़ते हैं, वाटर हाइजेंस ग्रो अबंडेंटली इन न्यूट्रॉफिक वाटर बॉडीज एंड लीड्स टू एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम डायनामिक ऑफ वाटर बॉडी। ये बात तो सही है, हमको नॉट करेक्ट। अमाउंट ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंस ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंक्रीज इन द ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। ये बात कर रहा है बायोमैग्निफिकेशन की, और ये सही बात है, लेकिन हमको क्या पता करना है, गलत बात। The microorganism involved in biodegradation of organic matter in a sewage polluted water body consume a lot of oxygen causing the death of an aquatic organism। सीधी सी बात है, ये भी सही बात बोल रहा है। तो ये तीनों सही बात है, हमको तो क्या छाटना है, गलत बात। तो गलत बात कहाँ हो रही है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में। तो इसलिए आंसर क्या है, गलत, मतलब गलत वाली बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैचिंग। अब यहां पर मैच करना है आपको इंट्रैक्शन और क्या हो, किस टाइप का इंट्रैक्शन। तो सबसे पहले म्यूचुअलिज्म में पता है आपको दोनों पार्टी खुश,
दोनों पार्टी मजे में, यानी कि दोनों पार्टी को फायदा होगा, इसलिए म्यूचुअलिज्म में हमें देखना है ए और बी पॉजिटिव, यानी कि ए का क्या हो जाएगा 4। आइए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो आपके एक ऑप्शन कट जाएगा, तो ज्यादा मदद नहीं मिल रही हमको, 3 ऑप्शन बस बचे। कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म मतलब यहां पर कमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक स्पीशीज को क्या होता है, फायदा होता है, और दूसरी स्पीशीज को कुछ नहीं होता है, ठीक है। कुछ नहीं होता, जैसे कि बार्नेकल्स जो होते हैं वेल के पीछे बैक पे घूमते हैं, तो बार्नेकल्स को तो फायदा है लेकिन वेल को कुछ फायदा नहीं है, तो यानी कि एक स्पीशीज को जब फायदा होगा और दूसरी को कुछ नहीं होगा, तो उसे हम बोलेंगे कमेंसलिज्म, यानी कि यहाँ बी का चला जाएगा 1। तो बी का चला जाएगा 1, तो यहां पर आपके पास आंसर आ जाएगा ए, आंसर आ जाएगा ए। बाकी सब हो जाएंगे गलत, ठीक है, बाकी सब हो जाएंगे गलत। अब कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म में क्या होगा, एक स्पीशीज को जो होगा वो नुकसान होगा और दूसरी को क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कोई ना नुकसान होगा ना फायदा होगा। और पैरासिटिज्म में आपने पता है, पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक को फायदा दूसरे को नुकसान, तो यानी कि यहाँ ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, यानी कि 4 1 2 3, 4 1 2 3। अब ये जो कमेंसलिज्म है और अमेंसलिज्म है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो हम याद करने के लिए ट्रिक बनाते हैं। कमेंसलिज्म, सी से कमेंसलिज्म, सी से कैटायन, और कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां पर जब एक स्पीशीज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी और दूसरे वाले को कुछ भी नहीं होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, कमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में ए आता है, एनायन में क्या आता है, नेगेटिव आयन आता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग अमेंसलिज्म बोल सकते हैं। एक स्पीशीज को क्या हो गया, नुकसान हो गया, और दूसरी स्पीशीज को क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो ये आप इस तरीके से ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, और आपको जो अच्छी ट्रिक लगे वो, बट याद रखना है और सवाल सही करना है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए, मेन स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो, अरेंज दिस स्टेप इन अ करेक्ट सीक्वेंस। फिर से सीक्वेंस में जमाइए, ऐसे सवाल 24 में भी आए थे, सीक्वेंस में जमाइए। अब देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डीएनए को जो है स्पेसिफिक लोकेशन में काटना होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, सीजर से, मॉलिक्यूलर सीजर से कट करना होगा, और वहां पर तो सबसे पहले क्या करेंगे, डीएनए को काटेंगे, यानी कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा, बी। अब जो आपने उस डीएनए को काटा है, उसके बहुत सारे टुकड़े होंगे, हमारे काम का टुकड़ा जो है हमें पहचानना होगा, हमारे काम का टुकड़ा पहचानना होगा, यानी कि उसको आइसोलेट करना होगा उस फ्रेगमेंट को, तो यानी कि सेकेंड स्टेप क्या जाएगी, सी। फिर इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे कॉपी नंबर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें तो इतना टुकड़ा मिला है, हमको बहुत सारा कॉपी नंबर बनाने पड़ेंगे, यानी कि एम्प्लीफिकेशन करना पड़ेगा थ्रू पीसीआर, तो नेक्स्ट आ जाएगा डी। अब अगर आप इतना देखेंगे तो आपको आंसर यहाँ दिखेगा, फोर्थ वाला आंसर दिखता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा बी सी डी ए, ठीक है, इस तरीके से। तो स्मार्टली काम करेंगे, बी और सी सॉल्व करते ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर आप बात करें, अब फिर से मैचिंग, ठीक है, मैचिंग करते हैं लिस्ट 1 लिस्ट 2 से। फर्स्ट कह रहा है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का ये सवाल। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहां देखने को मिलता है, लिंक रिएक्शन में। क्या होता है, पाइरुवेट जो है कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, कहां से आया, ग्लाइकोलाइसिस से आया। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, और CO2, इसी को CO2 रिमूव हो गया, इसी को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये किस एंजाइम के प्रेजेंस में होगी, पायरुवेट डीहाइड्रोजनेस, यानी कि ए का क्या हो जाएगा, सेकेंड पायरुवेट डीहाइड्रोजनेस। नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहा है, ग्लाइकोलाइसिस को अगर हम यहां देखेंगे तो EMP पाथवे भी बोलते हैं हम लोग, एमडेन, मेरहॉफ एंड पार्नस का मैच होगा यहाँ पर, EMP साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट के इनिशियल्स के नाम पे, तो EMP पाथवे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी का 4 हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपको पता है वो कहाँ होता है, ATS में होता है, यानी कि सी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
और अगर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल की बात करोगे तो TCA साइक्लिक सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या होता है, यहाँ पर जो है सिट्रिक एसिड बनाया जाता है, ठीक है, सिट्रिक एसिड बनाया जाता है, तो एंजाइम कौन सा लगेगा, सिट्रेट सिंथेज लगेगा, यानी कि डी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेना है 2431, 2431 जो है वो आपका आंसर है थर्ड वाला, थर्ड वाला। देखिए अब इसमें आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ता है क्योंकि ए का 2 यहाँ पर सारे मैच हो रहे हैं, सी पे बात फंसती है, तो इसलिए सी तक तो आपको सॉल्व करना ही पड़ता, तभी जाके आंसर आता। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम। नेक्स्ट देखते हैं असर्शन रीजन। इन जिम्नोस्पर्म द पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरीड बाय एयर करंट। सीधी सी बात है, जिम्नोस्पर्म में जो है पोलन ग्रेन एयर करंट के थ्रू कैरी किए जाते हैं। अगर इससे पहले की हम लोग बात करते तो वहां पर वाटर इन्वॉल्व था, यहाँ पर एयर आ गया। चलिए ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है। Air currents carry the pollen grains to the mouth of Archegonia where the male gametes are discharged and pollen tube is not formed। ये बात इन्होंने गलत कर दी कि भाई सब कुछ सही बोला, लेकिन जब सब कुछ सही हो रहा है तो पोलन ट्यूब बनेगी। अब यहाँ कह रहा है नहीं बनेगी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सरासर गलत हो गया। अब जब असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो आंख बंद करके कौन सा ऑप्शन चले जाना है, सेकेंड वाले में, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आंसर आपका आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कहां से आया है। नेक्स्ट सवाल, फ्लावर। A flower is defined as a modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem। बिल्कुल सही बात है, फ्लावर के डेवलपमेंट में यही होता है, इसलिए हम फ्लावर को मॉडिफाइड शूट भी बोलते हैं, क्योंकि जो है शूट एपिकल मेरिस्टेम किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्लोरल मेरिस्टेम, और फ्लोरल मेरिस्टेम आगे जाके फ्लोरल बड, फिर इन्फ्लोरेसेंस, और फिर यहाँ पर फ्लावर बनता है। इंटरनोड, रीजन देख लेते हैं। इंटरनोड ऑफ द शूट गेट कंडेंस्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। सीधी सी बात है कि जो इंटरनोड शूट का है वो कंडेंस हो जाता है और फ्लोरल अपेंडेजेस बनाता है लेटरली इंस्टेड ऑफ लीव्स, तो इसीलिए तो फ्लावर को मॉडिफाइड शूट बोलते हैं। यानी कि असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर आंसर आपका चला जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन, यानी कि ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इतनी सी बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट यानी कि आखिरी सवाल देखते हैं। मेलोनेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का सवाल 24 में भी आया हुआ था इस तरीके का सवाल। तो आपको पता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, वो उसका सबस्ट्रेट क्या है, सक्सिनेट। तो सक्सिनेट कहां पे जुड़ेगा, एक्टिव साइट पे जुड़ेगा, किसकी, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज के, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज के। लेकिन मेलोनेट क्या करता है, इसको रिजेंबल करता है स्ट्रक्चरली, इसके जैसा सिमिलर होता है, तो ये क्या करता है, कई बार यह बजा के बाइंड कर जाता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम तो वहां पर कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देता है इसकी बाइंडिंग को। उस फिनोमेना को, उस टाइप के इनहिबिशन को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और वहां पर एंजाइम, जहां पर मेलोनेट जिसको इनहिबिट कर रहा है वो क्या है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो यहां पर आंसर क्या चला जाएगा, सक्सिनिक। तो क्लासिक एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है तो इस तरीके से ये सारे सवाल जो हैं बॉटनी के 23 नीट 23 में आए हुए थे। तो यहाँ पर हमने देखा कैसे सबको सॉल्व करना है, क्या तरीका हो सकता है, क्या शॉर्टेस्ट ट्रिक हो सकती है, किस तरीके से कैसे कंसेप्ट। तो जब भी क्वेश्चन बने तो आपको पूरा कंसेप्ट रिकॉल होना चाहिए, कंसेप्ट रिकॉल होगा तो आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके के हम जो है कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम PYQs के वीडियो डाल सकें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।